हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज तनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। राइट, हिस्ट्री का एक और पीवाईक्यू हम करने वाले हैं आज। और ये जो हमारा हिस्ट्री का पीवाईक्यू होगा, ये देखिए सेट नंबर कितना है, सेट नंबर 2 है। और इसका ये क्या है, क्वेश्चन पेपर कोड है 6142। राइट, तो आपको भी पता है कि बच्चे किसी भी एग्जाम को जब क्रैक करना होता है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है, तो उसमें पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू से हमें क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी पता चल जाती है, कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, और कौन कौन से चैप्टर हम जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके पेपर सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा हमें ये पता चलता है कि किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। चाहे वो आपके मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, मैप क्वेश्चन हो, है ना। तो किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें सारा का सारा हमें पीवाईक्यू से पता चल जाता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज का हमारा ये सेशन, ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले काम होना चाहिए मैम कि हमें ना इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद फिर आप अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है। वर्ड्स लिमिट्स भी दी होती हैं, साथ साथ में आपके किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होने हैं, तो मार्क्स प्लस आपके जो वर्ड्स होते हैं, तो उसकी लिमिट्स भी दी होती है। तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 1 से लेकर 20 तक होंगे। टोटल जो है वो 21 मार्क्स कैरी करेगा, और हर एक क्वेश्चन करेगा आपका 1 मार्क कैरी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा वो 22 से 27 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, और इसमें वर्ड लिमिट भी दी हुई है, 60 से 80 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद सेक्शन सी में करेंगे हम क्या, सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ये हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स, टोटल होंगे इसके 24 मार्क्स, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 300 से लेकर आप 350 वर्ड्स तक इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन डी होगा वो होगा आपका 3 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे, और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स, ठीक है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है, और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन होगा, सेक्शन ई, ये होगा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप दिया होगा आपके साथ में, इसके 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा, है ना। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे आपको उसमें लेबल करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम करते हैं आज का ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं, है ना। सिलसिला वर्ड तो सुना होगा आपने हिस्ट्री में, भक्ति सूफी मूवमेंट में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, ठीक है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में ये देखो, ये सेक्शन ए है, जिसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द बुद्धा। तो बुद्ध के पर्सपेक्टिव से आपको सोचकर बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट बुद्ध के पर्सपेक्टिव से सही बताई गई है। तो बुद्धा वाज द सन ऑफ द चीफ ऑफ द शाक्य क्लान, बिल्कुल सही है। तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लान के क्या थे, मतलब उनके जो फादर थे वो शाक्य क्लान के हेड थे, और वो उनके बेटे थे। नेक्स्ट आता है, ही हैड द शेल्टर द अप ब्रिंगिंग विद इन द संघास। तो उन्होंने जो संघ बनाए थे बच्चे, वो उनके अंदर ना मतलब लिमिटेशंस रख दी गई थी कि इससे बाहर वो जो बौद्धिज्म है वो स्प्रेड ही नहीं होगा, सिर्फ संघ में रहने वाले को ही वो बौद्धिज्म अडॉप्ट करना होगा, ठीक है, वहीं पर रहना होगा, वहीं पर सब कुछ। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है, ही वॉज इन्फॉर्म द हर्ष रियलिटी ऑफ द, ही वॉज इन्फॉर्म्ड, यानी कि इनको इन्फॉर्म किया गया था, इनको पहले लाइफ के बारे में बताया गया था कि लाइफ की सच्चाई क्या होती है, जबकि इनको तो इनके फादर ने हर दुखों से दूर रखने की कोशिश करी थी, है ना। नेक्स्ट आता है कि ही वॉज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन एंड अ सिक मैन। तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज डीपली एंग्विश्ड, तो उनके जो जीवन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा ना, वो किस पर पड़ा, एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, है ना। तो इससे उनके अंदर ना क्या कहते हैं, उथल पुथल मच गई थी, है ना, कि मुझे इस लाइफ की रियलिटी को जानना है कि शरीर बूढ़ा क्यों होता है ना, शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, राइट बच्चे। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी सही, और ये फोर्थ सही हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो थी उनके बारे में सोचकर बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। शी वॉज द गुप्ता क्वीन,
क्या वो गुप्ता क्वीन थी? बिल्कुल नहीं थी। गुप्ता की क्या थी? क्वीन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रिंसेस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्वीन की जगह प्रिंसेस आ जाएगा। यानी कि अगर क्वीन पूछा जाता है तो क्वीन कहाँ की थी बच्चे? क्वीन जो थी ये वाकाटक डायनेस्टी की थी। कहाँ की? वाकाटक डायनेस्टी की ये क्वीन थी, क्योंकि वाकाटक के राजा से इनकी शादी हुई थी, तो उस हिसाब से ये क्वीन हुई। तो अगर पूछा जाता है कि शी वाज द गुप्ता क्वीन, नहीं, शी वाज द गुप्ता प्रिंसेस थी ये। तो शी हैड नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज, क्या उनको किसी तरह के कोई रिसोर्स मतलब एक्सेस नहीं दिया गया था, जबकि दिया गया था। हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन्होंने लैंड ग्रांट भी की थी, तो उसका भी हमें प्रूफ मिलता है इंस्क्रिप्शन से। तो नेक्स्ट कहता है शी डोनेटेड लैंड टू द एलिट्स, उन्होंने एलिट को लैंड डोनेट की थी। शी वाज द डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें सही स्टेटमेंट को आपको करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, और जो सही स्टेटमेंट है शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ये बिल्कुल सही है 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो निम्नलिखित में से यह शब्द किसने कहे कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये किसने कहा? ठीक है, ये किसने कहा? हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव टू हैव द स्पोकन दीज वर्ड, दैट इज बी लैम्प unto yourselves as all of you must work out your own liberation। तो ये किसके कहा था ना मैंने, जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, मतलब गौतम बुद्ध किस पर ज्यादा फोकस किया करते थे? सेल्फ एफर्ट था, कि इंसान जब तक सेल्फ एफर्ट्स नहीं करेगा, जब तक चीजों को खुद से जानने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो चीजें जो है वो आधी अधूरी रहती है। अगर वो कहीं से नॉलेज भी ले रहा है तो वो नॉलेज इनकम्प्लीट मानी जाती है, जब तक आप उसको खुद से एफर्ट नहीं करते हैं। तो अगर मान लो अगर आपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी प्लस आपका प्री बोर्ड है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने की ठान ली है, ठीक है, आपकी जिद है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तब कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना? तो आप चाहो तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं आपके, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा कहे गए हैं? किसने कहे थे? वो बुद्धा ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स द महाभारत ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको महाभारत के उस कैरेक्टर का नाम बताना है जिससे ये तीनों स्टेटमेंट रिलेट करती हैं। ठीक है, ही वाज निषाद, वो निषाद जाति से बिलोंग करता था। अभी नाम नहीं आपको सजेस्ट किया है, सिर्फ आपको अभी स्टेटमेंट दी गई है, तो एक तरह से आपको हिंट दिया गया है। ठीक है, तो कंसिडर द द्रोणाचार्य एज हिज गुरु, तो उनके गुरु जो थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य थे, और उन्होंने अपना थंब जो है, अपना राइट हैंड थंब जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को एक फी के रूप में, यानी कि गुरु दक्षिणा के रूप में उनको दे दिया था। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एकलव्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो फर्स्ट आपको बताना है कि कौन थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है। तो लड्डू सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। वो क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इनको जो है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही बने थे, है ना, ऐसा यही बने थे। तो बनावली एन एंशिएंट साइट ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन स्टेट? तो बनावली बताना है आपको कहां पर है। ऑप्शंस दिए हैं पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये कहां पर है बनावली? ये है हरियाणा में। ठीक है, ये कहां पर है बच्चे? हरियाणा में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इशू द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन द फर्स्ट सेंचुरी? देखो कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू की? बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुशाना रूलर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कुशाना रूलर्स। मुझे लगता है कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा है ना? बिल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम या फिर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। जो लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोथ एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रैंकिस बर्नियर आर करेक्ट? तो फ्रैंकिस बर्नियर के अकॉर्डिंग जो है रिगार्डिंग ये आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। ही वॉज अ डॉक्टर, फिलोसफर एंड द हिस्टोरियन। ये बिल्कुल सही है कि वो डॉक्टर भी था, फिलोसफर भी था और हिस्टोरियन भी था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी सही। ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में मुगल एम्पायर में आया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ही बिकेम द फिजिशियन ऑफ द प्रिंस दारा शिकोह। प्रिंस दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, और जब वो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो
जगह जगह से वैद्य हकीम को बुलाया गया, नहीं वो ठीक हुए, है ना। तो जब फ्रैंकिस बर्नियर उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, है ना। और इस तरीके से जो शाहजहाँ है उनको अपने दरबार में रख लेते हैं, ठीक है। और ये होगी आपकी स्टेटमेंट जो है, बर्नियर्स वर्क्स वर पब्लिश इन स्पेन। स्पेन में तो कभी भी पब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है। फ्रांस में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लिश में हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये हिंदी में है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द काजी जज ऑफ द दिल्ली बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनमें से किसको दिल्ली का काजी बना दिया था, यानी कि अपने कोर्ट में उनको रहने के लिए बोला और कोर्ट में ही उनको ये वाली पोस्ट दे दी थी काजी की। काजी क्या होता है बच्चे, काजी होता है जज, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, इस तरह से इतनी बड़ी पोस्ट दे दी थी उनको। तो किसको ये पोस्ट दी गई थी, आसिफ खान को, इब्न बतूता को, महमूद वली बाल्की को, या फिर आपका दानिशमंद खान। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर होगा इब्न बतूता, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, fill in the blanks. The Mughal administrative system had an apex, a military cum bureaucratic apparatus dash which look after civil and military affairs. क्या कह रहा है, ये कह रहा है the Mughal administrative system had an apex। देखो इसका ये जो इंग्लिश है, तो आप इसको अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं ना बच्चे जो हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आते हैं, तो आप उसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। इकता सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम था, अमर नायक सिस्टम था, या फिर इजाजेदारी, है ना। तो जिस पर क्या था, किसका नियंत्रण था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। यानी कि वो क्या करेगा, वो सैनिकों का भी देखेगा, मतलब सैनिकों का पार्ट भी देखेगा, आर्मी वाला पार्ट भी करेगा, जो भी एक्टिविटीज होती थी, साथ में नागरिक मामलों की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अपार्टस डैश विच लुक आफ्टर द सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर। तो वो सिविल अफेयर्स भी देखेगा, वो मिलिट्री अफेयर्स भी देखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे मनसबदारी। क्या हो जाएगा, मनसबदारी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मनसबदारी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो रीअरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सलुआ मिलिट्री कमांडर्स वर रिप्लेस्ड बाय द तुलवास, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ करके बतानी है और इनको रीअरेंज करना है, मतलब रीऑर्डर करना है कि पहले क्या चीज हुई थी, पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको ईयर याद करने पड़ेंगे, है ना। ईयर जब याद होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो रूलर्स ऑफ ओडिशा वर सबड्यूड बाय द कृष्णदेव राय। द बैटल ऑफ तालीकोटा रूटेड बाय द विजयनगर एम्पायर। और फिर क्या आता है, द बैटल ऑफ तालीकोटा रूटेड आउट द विजयनगर एम्पायर। तालीकोटा के बैटल के बाद विजयनगर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हरिहरन बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे हमें ये आता है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर को स्टैब्लिश किया था, है ना। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। तो हरिहर बुक्का संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और विजयनगर की स्थापना कब की गई थी, 1336 में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था, ये हुआ था 1565 में। तो दो तो हमें पता चल गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो ना, ये हरि और बुक्का क्या थे, फर्स्ट संगम डायनेस्टी के थे, उसके बाद संगम डायनेस्टी। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप एक और तरीका बताती हूँ, SSTA, यानी कि ये जो विजयनगर की डायनेस्टी थी, ठीक है, संगम, सलुआ, तुलवा और अराविदु। ऐसे क्वेश्चन को जहां थोड़ा सा अटक जाते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हरि और बुक्का कौन थे, फर्स्ट संगम डायनेस्टी के रूलर थे। संगम डायनेस्टी के बाद वो आ जाएगी सलुआ आ जाएगी, उनको रिप्लेस कौन करेगा, तुलवा आएगा। यानी कि ये जो सलुआ मिलिट्री कमांडर्स वर रिप्लेस्ड बाय द तुलवास। तो इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाएगी ये। अब मैडम हमें ये तो पता चल गया कि थर्ड नंबर पर है, लेकिन हमें इसका ईयर नहीं पता, यही क्वेश्चन होगा ना, लेकिन हमें इसका ईयर नहीं पता। तो अब ईयर तो बच्चे याद करने पड़ेंगे आपको, है ना, ईयर तो याद करने पड़ेंगे, राइट बच्चे। हाँ, तो कब इसको वो किया था, रिप्लेस किया था, तो वो किया था 1503 में, ठीक है, 1503 में। उसके बाद कृष्णदेव राय ने ओडिशा के रूलर्स को हरा दिया था, कब,
1514 में। 1514 में कैसे बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 1512 में 1512 में विजयनगर के जो रूलर थे, कौन, कृष्णदेव राय, उन्होंने रायचूर दोआब को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, रायचूर दोआब। अब ये रायचूर दोआब क्या है बच्चे, रायचूर दोआब है कृष्णा रिवर और ये तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो एरिया था उसको क्या कहते हैं, रायचूर दोआब कहते हैं। ठीक है, रायचूर दोआब कहते हैं। ये एरिया एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल था, एग्रीकल्चर इसमें बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि फ्रेश रिवर वाटर से इसमें एग्रीकल्चर की जाती थी। सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता था। तो आसपास के राजाओं की नजर भी ना रायचूर दोआब पर थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने 1512 में इसको अपने अंडर में ले लिया और इसी को कैप्चर करने के लिए ओडिशा के, बीजापुर के जो सुल्तान हैं वो क्या कर रहे थे, बार बार इस पर अटैक कर रहे थे। तो कृष्णदेव राय ने 1514 में क्या किया, ओडिशा के रूलर को हरा दिया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, संगम डायनेस्टी यानी कि स्टैब्लिशमेंट ही आ जाएगी। तो 1336 यानी कि पहला तो हो गया 4 कहानी बनी नहीं यहाँ पर है ना, सब में 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आते हैं 1503 यानी कि क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो 4 फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर ये आंसर हमें मिल गया है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 3, है ना। इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थंजावुर में। कहाँ पर है बच्चे, थंजावुर में। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन ना काफी बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से अच्छी तरह से समझ कर जाइएगा, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। ये हिंदी वर्जन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। कहता है कि 16 और 17 सेंचुरी में जो अगेरियन सोसाइटी थी उसको समझने के लिए आईने अकबरी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, है ना। उसके बाद खेती करों की उगाही, मतलब जो टैक्सेस वसूले जाते थे वो, और राज्य तथा जमींदारों के बीच में रिश्तों के लिए राज्य द्वारा किए गए इंतजाम का लेखा जोखा, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती थी वो सारी की सारी इस आईने अकबरी में पाई जाती है ना। तो ये एक्टिविटीज जो है इनके बारे में आईने अकबरी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एम्परर एट दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। लड्डू सा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में, क्रांति के टाइम दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था। ठीक है, कौन था बच्चे, वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में ध्यान से करेंगे तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया है इवेंट, ठीक है, और यहाँ पर दिया है को रिलेशन। तो किस इवेंट का को रिलेशन जो है, किस इवेंट का रिलेशन किससे है वो आपको मैच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है पहले आप उसको मैच कर दिए, चाहे वो आपका लास्ट में है, बीच में है, जैसे भी है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको आता है कि ये जो 5th रिपोर्ट है या फिर अमेरिकन सिविल वॉर है, दामिने को तो मुझे पता है, सबको पता होगा। दामिने को वो जगह थी जो सांथाल्स को दी गई थी रहने के लिए, वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए। तो मैंने अगर 3 को 2 से मैच किया तो 3 को 2 देखो कहां पर है, 3 को 2, 3 को 2, ये रहा आपका 3 का 2। ठीक है, अब हमें ज्यादा जाना ही नहीं है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से 5th रिपोर्ट जो थी वो जमींदारी सिस्टम पर डिपेंड थी। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, इस चीज का ध्यान भी रखना। ठीक है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सिस्टम भी कहा जाता है। परमानेंट सिस्टम, ठीक है, तो इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम ना करके मैं क्या कर देती हूँ, इसको परमानेंट सेटलमेंट कर देती हूँ, सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि मैडम ये परमानेंट सेटलमेंट था जमींदारी सिस्टम। तो इसमें जमींदार को मीडिएटर बनाया गया था, तो हम यहाँ का क्या कर देते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। आज मुझे क्या हो रहा है, परमानेंट सेटलमेंट। एक मिनट रुकना बच्चे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, राइट।
उसके बाद क्या किया हमने, तो दामिने को जो है हमने इसको मैच किया सांथाल लैंड से। अमेरिकन सिविल वॉर जो थी वो कॉटन बूम से रिलेटेड थी, मतलब अमेरिकन सिविल वॉर जो थी कब हुआ था, ये 1861 से 65 तक चला था ये, ठीक है। इसका जो रिलेशन था वो कॉटन बूम से था, यानी कि ब्रिटेन जो है वो 1862 तक अमेरिका से कॉटन सप्लाई करवाता था, ठीक है। अब उसको नहीं पता था कि इंडिया में भी बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी कॉटन की पाई जाती है। तो जैसे ही अमेरिका में सिविल वॉर हुई, कब, 61 से 65 तक, तो 61 में अमेरिका में जो शीत युद्ध है, मतलब जो गृह युद्ध है जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे हम, सिविल वॉर बोलेंगे, यानी कि कंट्री के अंदर ही। तो उसकी वजह से सारी कंपनी, सारी जो उसकी शॉप्स वगैरह थी वो शट डाउन हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है। तो जिसकी वजह से अब उनका सारा का सारा जो एक तरीके का ध्यान था या पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो कॉटन के को सप्लाई करने में किसका आ जाएगा, अब इंडिया पर आ जाएगा, इंडिया पर आकर रुकेगा। तो ये जो है सिविल अमेरिकन सिविल वॉर जो है, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, कॉटन बूम से। अब क्या बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वन को वन से हमने जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सिस्टम भी कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद डेक्कन रियट कमीशन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, अब हमारे पास लास्ट रह गया रैयतवाड़ी सिस्टम से, ठीक है। अब ये रैयतवाड़ी क्या होता है बच्चे, रैयत का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, फार्मर या पीजेंट कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो था, अब बीच में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बीच में कौन था, जमींदार था, और यहाँ पर फार्मर्स थे, यानी कि पीजेंट्स थे। तो ये पीजेंट्स से कलेक्ट करके रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट किया करता था और कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था। अब इसका जो है वो रोल खत्म कर दिया गया इधर। अब डायरेक्ट रिलेशन फार्मर पीजेंट्स का किससे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये जो डेक्कन रियट कमीशन है, तो इसका जो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो किससे था, रैयतवाड़ी सिस्टम से। क्योंकि पहले क्या किया जाता था, परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था, तो उनके पास एक फिक्स अमाउंट में आता रहता था रेवेन्यू, लेकिन उसमें कभी ऐसा भी होता था कि किसानों की फसल जो है बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उन्होंने तो अमाउंट फिक्स किया हुआ था। तो अगर उन्होंने फिक्स नहीं किया था तो वो और अच्छा कलेक्शन कर सकते थे। तो उसको फिर क्या किया, रिप्लेस किसको किया, जैसे ये सांथाल्स वगैरह थे या जो आइडियल सेटलर्स थे, तो उनके ऊपर हमने देखा कि वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी करते हैं, है ना। तो उनके ऊपर ना जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू था, है ना, वो और ज्यादा हाई कर दिया गया, जिसकी वजह से फार्मर जो पे नहीं कर पाते थे, है ना, और पे ना करने की वजह से उन्होंने जो है वो गांव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और दूसरी जगह पर जंगलों वगैरह में रहना स्टार्ट कर दिए थे। खैर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, हमने क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो उसके बाद सेकंड का है डेक्कन रियट कमीशन, इसको 4 से, तो सेकंड को 4 से, सेकंड को 4 से, ये आ गया आपका, ठीक है। और ये जो होगा दामिने को ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको गांधी जी ने अपना राजनीतिक, यानी कि हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन हो जाएंगे बच्चे, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि सीक्वेंस में लगाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी कॉल फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था, कॉल ऑफ कर लिया था, ठीक है। तो कब किया था, याद करो, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, वो चौरी चौरा इंसिडेंट से है। किससे है वो, चौरी चौरा इंसिडेंट से। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब, फरवरी 1922, ठीक है, फरवरी 1922। उसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, 1918 में। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद गांधी जी स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, ठीक है। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि आपका आ जाएगा 4 3 2 1, राइट। ये तो इजी है ना, तो 4 3 2 1 ये रहा आपका डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ये रहा नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एम्फसाइज्ड बाय द गांधी जी फॉर द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, हिंदुस्तानी और इंग्लिश, ठीक है। आपको बताना है कि गांधी जी कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, इजी सा क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी, ठीक है, हम हिंदुस्तानी, राइट। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, है ना। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रेसिडेंट पूछा है, तो प्रेसिडेंट कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम आरा बिहार। आरा बिहार से कौन लीड कर रहा था? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब या फिर शाहमल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजा कुंवर सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजा कुंवर सिंह इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अब क्या करना है आपको? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। अंडाल, बसवन्ना, करियक्कल अम्मैयर और बाबा फरीद, तो ये संत हैं और ये उनके ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो कौन से संत का कनेक्शन जो है या फिर रिलेशन कौन से ट्रेडिशन से रहा है वो आपको बताना है। तो अंडाल, ए से अल्वराज, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, तो इसी ट्रिक से आपको क्या करना है, इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट को 3 से मैच किया, फर्स्ट को 3 ये आ गया। फिर भी चलो हम एक बार और देखते हैं। बसवन्ना का रिलेशन जो है वो लिंगयात से था। ठीक है, करियक्कल अम्मैयर जो थी वो नैनार्स की डिवोटी थी और बाबा फरीद जो थे ये सूफी संत थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। ठीक है, चलिए अब हमारे क्या हो गए हैं, हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने 21 मार्क्स तो पक्के कर लिए हैं, यानी कि अब हमारे तो 21 मार्क्स तो अब कहीं नहीं गए हैं, पक्के हो गए। अब चलते हैं अपनी आगे की कहानी पर, जो कि हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया है, ये है आपके शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा के लोगों की कच्चे माल संबंधी मुख्य नीतियों का वर्णन करना है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वाला सेक्शन देखते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द मेजर स्ट्रेटजीज ऑफ द हड़प्पन्स टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, क्या करते थे, वो आपको सारा डिस्क्राइब करना है। इसमें सिर्फ आपको कितने पॉइंट, 60 to 80 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, ज्यादा मत लिखना। तो इसमें आप 4 से 5 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स का है, इजिली आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे, तो आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द मेजर स्ट्रेटजीज ऑफ द हड़प्पन, तो आपको मेजर स्ट्रेटजीज बतानी है हड़प्पा के लोगों की टू प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए वो कहां से क्या क्या चीजें लेकर आते थे, कैसे उसको मैन्युफैक्चर करते थे, बताना है आपको। ठीक है, अब जैसे इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन में तो मेटल वर्क भी होता था, है ना, स्टोन वर्क भी होता था, है ना। तो ये जो मेटल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स को देखते हैं। ठीक है, मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल्स कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाई जाती थी, तो जैसे कॉपर है, तो कॉपर कहाँ से लाया जाता था, कॉपर जो है वो कहाँ से, खेतरी से। ठीक है, खेतरी कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, तो कॉपर यहाँ से मंगवाया जाता था। बाकी बच्चा गोल्ड कहाँ से, आपका साउथ इंडिया से। ठीक है, उसके बाद गुजरात से क्या होता है, प्रेशियस स्टोन मंगवाए जाते थे। ठीक है, गुजरात से क्या होता था, प्रेशियस स्टोन जो है वो मंगवाए जाते थे। उसके अलावा जो भी कुछ आता है आपको कि यहाँ से ये मटेरियल जो है वो लाया करते थे। तो प्रेशियस स्टोन में क्या आ जाएगा, जैसे आपका कार्लेनियन था, जैसे आपका वो कहाँ से लाया जाता था। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, उसके पॉइंट्स बना दोगे। जैसे ब्लू स्टोन था, लापिस लाजुली था, तो वो कहां से आता था। ठीक है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारे जो प्रेशियस स्टोन होते हैं, मेटल्स होती हैं, तो वो उनको यूज किया करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ठीक है, अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होता था, अब सेकंड जो पॉइंट बनाना है वो क्या बनाना है, कहां पर होता था। जैसे मोहनजोदारो, ठीक है, जो इसका स्पेसिफिक सेंटर था वो क्या था, चन्हूदारो था। ठीक है, वो क्या था, चन्हूदारो। ठीक है, चन्हूदारो था। और इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और गुजरात भी लिख सकते हैं इसमें, राइट। गुजरात की जो आपकी कौन सी धोलावीरा साइड थी, लोथल थी, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपका इसमें ही मुझे लगता है कि 4 से 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो बस अब क्या करते हैं, हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ द इब्न बतूता ऑफ द इंडियन सिटी। अब हम क्या करते हैं, इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज के बारे में क्या कहा है। इब्न बतूता ने कहा कि इंडियन सिटीज जो है वो 2 सिटीज के बारे में तो ऐसा बताया कि वो बहुत बड़ी हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। तो कौन सी 2 सिटीज के बारे में बताया, सबसे पहले तो उसने दिल्ली के बारे में बताया। ठीक है, दिल्ली से किसको, दौलताबाद। ठीक है, ठीक है, दिल्ली से किसको, दौलताबाद। दौलताबाद कहां पर है बच्चा, कौन सा वाला दौलताबाद, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, तो इन 2 को कंपेयर किया है, दोनों को, कि ये दोनों ही सिटी है, इंडियन सिटीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी हैं। और इसमें जो है वो बहुत मतलब
बड़ी होते हुए या पॉपुलेटेड होते हुए इसमें जो लोग घरों में रहते हैं वो छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, और जो इसकी स्ट्रीट्स होती है बहुत ज़्यादा नैरो नैरो सी है, लेकिन इसके मार्केट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। खास करके कहाँ गए, खास करके दौलताबाद के, ये जो महाराष्ट्र का दौलताबाद है, यहाँ की मार्केट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि वहां पर एक ताराबाद, क्या बताना है आपको, वहां पर एक ताराबाद, ठीक है, ताराबाद क्या है, एक मार्केट प्लेस है ना, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर जो है बैठकर गाना गाया करते हैं। लोग दूर दूर से उनका गाना सुनने के लिए आते हैं, और जो जहां पर वो बैठकर गाना गाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, है ना। डेकोरेट करने के बाद जितनी ज्यादा उसमें जो है वो अच्छी सी लाइटिंग वाइटिंग जो है वो करके दिखाई जाएगी, लोग उतने ही ज्यादा उसमें अट्रैक्ट होते थे, उनका गाना वगैरह सुनने के लिए आते थे, पैसा देते थे, इस तरह से उनकी इनकम होती थी। साथ में दिल्ली को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि काफी सारे इसमें दरवाजे होते थे, जो बिगेस्ट जो दरवाजा होता था उसको क्या बोला गया है, उसको बुडौन दरवाजा बोला गया है ना। और साथ साथ में इंडिया की ये दोनों सिटीज जो हैं, खास करके दिल्ली के बारे में बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर है और बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा बड़ी भी है। इसको क्या करोगे आप, 3 से 4 पॉइंट में आप इसको लिख दोगे, दैट्स इनफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ द बर्नियर फाउंड द क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग द हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड इट्स पीपल इन द मुगल एम्पायर। तो आपको बताना है कि जो बर्नियर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताया तो किस तरह से, देखो इंडिया को उसने क्रिटिसाइज किया है, नो डाउट, है ना। तो क्रिटिसाइज क्यों किया है, क्योंकि आकर के उसने इंडिया में कुछ ऐसा देखा, या इंडिया में जो भी एक्टिविटीज देखी, हालांकि इंडिया के जो प्रेजिंग वर्ड्स है या एक पॉजिटिव वर्ड है उसको डिस्क्राइब नहीं किया, इंडिया के बारे में नेगेटिव बोला, है ना, उनको क्रिटिसाइज किया। तो इसी में से एक जो वो पॉइंट क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कि उन्होंने कहा कि जो लैंड, ये जो क्राउन ऑनरशिप है, यानी कि पूरी लैंड पर किसका जो है ऑनरशिप है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मुगल एम्परर ने पूरा का पूरा जो लैंड पर जो अपने एक अथॉरिटी थी ना, वो मुगल एम्परर्स की थी। तो अगर लोगों को उनकी प्रॉपर्टी खुद से मतलब ये था कि लोगों को अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कोई भी राइट नहीं था। अगर लोग अपनी मेहनत से कोई अगर प्रॉपर्टी अपनी खरीद रहे हैं तो उनको मना कर दिया गया था। इस तरह से उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को गेन कर सके। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी, उस पर मेन अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी कौन थी, मुगल एम्परर थे। तो पूरा का पूरा जो लैंड डिपार्टमेंट था उसकी पूरी अथॉरिटी मुगल एम्परर की होती थी। एम्परर की क्या होती थी, जमीन होती थी, बाहर से किसानों को हायर किया जाता था। तो बर्नियर का कहना था कि अगर लोगों को, किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी जाएं तो इस सिचुएशन में वो अपना उस जमीन पर ना, उसको अपना समझ करके इंटरेस्टिंगली काम करेंगे। अगर ये सोचो गवर्नमेंट की लैंड है और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, है ना, तो वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंगली काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो तो गवर्नमेंट का होगा, वो क्यों करेंगे। लेकिन अगर वो उनकी खुद की पर्सनल लैंड होगी, या कोई भी आप लगा लीजिए, बिजनेसमैन लगा लीजिए, बिजनेसमैन का खुद का अपना बिजनेस होगा, तो वो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी जो है करके क्या करेगा, खूब मेहनत करेगा, है ना, ताकि प्रॉफिट उनके पास आए, राइट। और अगर वही काम अगर हम सरकारी दफ्तरों में जाकर के और गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके काम करेंगे तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही होगा। तो वो लोग क्या करते थे, अनइंटरेस्टिंगली काम करते थे। तो इस वजह से उसने बताया कि ये जो क्राउन ऑनरशिप है, तो ये जो है एक तरीके से लोगों के लिए भी और मुगल एम्पायर के लिए खतरा है, मतलब ये ठीक नहीं है। तो ये किसने बताया, ये बताया बर्नियर ने। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान ऑफ बीजापुर और गोलकुंडा विद द विजयनगर किंग। अब आपको बताना है बीजापुर और गोलकुंडा के जो रिलेशंस थे विजयनगर के साथ में, वो कैसे थे, है ना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि 1512 में, ठीक है, 1512 में क्या किया गया था, 1512 में ये जो रायचूर दोआब था, है ना, 1512 में ये जो कृष्णा रिवर फ्लो किया करती थी, इधर जो है वो विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ साइड में कृष्णा रिवर फ्लो किया करती थी। ये हो जाएगा आपका कृष्णा, और ये जो हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और जो तुंगभद्रा रिवर, तो ये जो विजयनगर एम्पायर था ये तुंगभद्रा रिवर के पास ही लोकेटेड था, जो कि साउथ में फ्लो किया करती थी विजयनगर के सदर्न साइड में, ठीक है। अब कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में ना एक एरिया पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रायचूर दोआब कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रायचूर दोआब। ये रायचूर दोआब क्या है, इसके पीछे क्या रीजन रहा है, तो रायचूर दोआब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जबकि यहाँ पर बताना है कि बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तानों के जो रिलेशन थे वो कैसे थे।
रिलेशन बिटवीन द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा विद द विजयनगर किंग्स। तो विजयनगर के किंग्स के साथ में उनके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बार बार जो है उस रायचूर दोआब को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो रायचूर दोआब है 1512 में विजयनगर के एम्परर कौन, कृष्णदेव राय ने उसको कैप्चर कर लिया था। तो जब ओडिशा के रूलर्स को क्या कहा जाता है? गजपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? गजपति। ठीक है, तो इन गजपति जो ओडिशा के रूलर्स थे, इन्होंने क्या किया, इसको रायचूर दोआब को, रायचूर दोआब को कैप्चर करने के लिए विजयनगर एम्पायर पर अटैक किया। और 1514 में जो कृष्णदेव राय है इन ओडिशा के रूलर्स को क्या कर देता है? हरा देता है। ऐसे ही गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनको जो है विजयनगर के जो ये एम्परर थे कौन, कृष्णदेव राय, उन्होंने उसको 1520 में उनको बुरी तरीके से हरा दिया। तो कह सकते हो कि इनके रिलेशन जो थे वो क्या थे? अच्छे नहीं थे, मतलब दुश्मनी वाले रिलेशन थे, है ना। तो इस तरीके से आपको उनको डिफाइन करना है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। व्हाई इज द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी ऑफन कंसिडर एज द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लेन। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी जो है वो किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आता है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अब जैसे आप ये देखो ना कि पहले बीसीई वाला एरा चल रहा था, फिर फर्स्ट सेंचुरी चल गई थी, है ना। तो इसमें बताया कि व्हाई इज द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी ओपन द कर। तो इसमें बच्चे काफी सारी चीजें नई इमर्ज हो रही थी। जैसे कि आप ये लगा लो कि बौद्धिज्म जैनिज्म का इमर्जेंस हो चुका था। ठीक है, और साथ साथ में नई सिटीज टाउन्स बनने लगे थे, है ना। राजाओं का इमर्जेंस होने लगा था। आयरन माइंस जो है वो खोजी गई थी, तो उनसे वेपन्स और टूल्स बनाए गए। तो इसके पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है, 3 से 4 पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर देना है। Why was Buddha considered as one of the most influential teacher of his time? Explain. तो गौतम बुद्ध को सबसे ज्यादा प्रभावशाली टीचर, सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक व्यक्ति या फिर एक कह सकते हो कि पर्सनालिटी क्यों बताया गया है? तो इसके काफी सारे रीजन थे। उन्होंने क्या किया था, बौद्धिज्म को इमर्ज किया था, मतलब बौद्धिज्म जो है धर्म को स्टैब्लिश किया था। बौद्धिज्म क्या होता है कि कंपैरेटिव टू, देखो था तो जैनिज्म भी, और जैनिज्म बौद्धिज्म से पुराना था, लेकिन लोग उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जैनिज्म के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कंपैरेटिव टू बौद्धिज्म के बहुत ज्यादा हार्ड होते थे, है ना। एक तो आप ये पॉइंट कर दोगे, राइट। और क्या करते थे, वो हमेशा कर्म पर फोकस किया करते थे। ठीक है, उनकी जो शिक्षाएं होती थी वो क्या करते थे, वो प्रैक्टिकली लोगों को बताते थे। ठीक है, प्रैक्टिकली लोगों को समझाते थे। अब जैसे ये आ गया आपका कि किस तरह से एक इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे वो एक ओल्ड लेडी थी, है ना, वो उनकी बेटे की डेथ हो जाती है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो गौतम बुद्ध के पास जाती है। तो कुछ लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, कुछ लोग वो मानते थे उनको नॉर्मल इंसान मानते थे। तो उन्हीं में से ही जो ये आपका महायान है, तो इन्हीं में से ही सुना था कि ये लोग जो हैं वो भगवान, जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, और उसी की एक डिवोटी थी, तो वो जाती है गौतम बुद्ध के पास में कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। वो कहता है नहीं होगा, क्योंकि ये संसार का रीत है ना। उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेचारी इतनी पगला गई थी अपने बेटे की डेथ होने के बाद में, क्योंकि उसका बस वो एक ही सहारा था कि बस किसी तरह से मेरा बेटा जिंदा हो जाए। और ये सोच करके वो महात्मा बुद्ध के पास एक होप लेकर जाती है, और महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये रियलिटी है, सभी को जाना है। ठीक है, सभी को जाना है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि गांव के पास के गांव में जाकर तुम किसी भी ऐसे घर से मुझे सरसों के दाने लेकर आओ जिसमें कि किसी घर में कोई डेथ ना हुई हो। बेचारी पूरे गांव में घुमाती, कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई डेथ नहीं हुई। फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये लाइफ की रियलिटी है, जो आया है वो जाएगा भी। तो प्रैक्टिकली लोगों को समझाया करते थे। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि लोगों को सेल्फ एफर्ट्स पर ज्यादा एम्फसाइज कराने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो सेल्फ एफर्ट्स का मतलब होता है, ठीक है, सेल्फ एफर्ट्स का मतलब होता है बच्चे कि इंसान अगर चाहे ना तो खुद वो निब्बान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए उसको राइट एक्शन करने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए उसको राइट एक्शन करने पड़ेंगे। तो राइटियस एक्शन भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, राइटियस एक्शन भी लिख सकते हो। तो ये सही कर्म होंगे, तो हमेशा सही कर्म पर, अच्छे कर्म पर फोकस किया करते थे। सेल्फ एफर्ट्स पर, इंसान जो कुछ चाहे वो पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, 3 पॉइंट बना करके उसको हल्का हल्का सा डिस्क्राइब कर दोगे। तो मुझे लगता है कि आपको फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये थी आपकी
क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, उन अफवाहों की व्याख्या कीजिए जो 1857 के रिवोल्ट का कारण बनी। तो इसको देखिए इंग्लिश में, ये रहा आपका इंग्लिश में, एक्सप्लेन द रूमर्स दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपका न्यू कार्टेजेस, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका न्यू कार्टेजेस। तो 1857 का जो रिवोल्ट है बच्चे, उसका जो मेन रीजन था वो क्या था, न्यू कार्टेजेस, ठीक है, वो क्या था, न्यू, ठीक है, न्यू कार्टेजेस। तो ये जो नए कार्टेजेस थे, इन्हीं की वजह से क्या किया गया था, इन्हीं की वजह से ही वहां पर सेना में भगदड़ मच गई थी। 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो क्या करेंगे हम इसमें, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन द रूमर, अब किस तरह के, अच्छा देखो, ये जो उन्होंने न्यू कार्टेजेस को क्या किया था, न्यू कार्टेजेस को उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, कि पहले जो थे वो पुराने जो कार्टेजेस थे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे, मतलब जब उनको यूज किया जाता था तो कई बार तो ऐसा होता था कि बिल्कुल मतलब उनकी जो एक कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाते थे, है ना, बहुत अच्छे से काम नहीं होता था उनसे। तो उन्होंने एक नए तरीके के कार्टेजेस को लागू किया, जिसमें क्या होता है कि पहले जो पुराने वाले ओल्ड जो कार्टेजेस थे तो उनको क्या किया करता था, पहले बनाया जाता था। तो जब भी वो लड़ाई के लिए जाते थे तो इंडियंस के ऊपर ना हैवी 2 बैग्स लाद दिए जाते थे बारूद के, गन पाउडर के, और वहां जाकर वो कार्टेजेस में उन गन पाउडर को भरा करते थे। तो कभी ऐसा होता था कि गन जो वो कार्टेजेस बनाया करते थे उनमें किसी में ज्यादा भी फिल हो जाया करता था, किसी में कम फिल होता था। साथ साथ में जो माउंटेनियस जो एरिया होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो सॉगी भी हो जाता था गन पाउडर, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। मतलब दुश्मनों पर अगर विजय प्राप्त करनी होती थी तो उसके लिए कार्टेजेस का अच्छा होना बहुत जरूरी था। तो ये जो न्यू कार्टेजेस लगाए गए थे तो ये बहुत अच्छी तरीके से थे और ये बने बनाए थे, है ना, अब इनको बनाने की जरूरत नहीं होती थी। तो जो पहला रीजन होगा वो क्या होगा, पहला रीजन होगा आपका, ठीक है, पहला रीजन क्या होगा आपका, न्यू कार्टेजेस, ठीक है। तो इसमें काव और पिग फैट, ठीक है, काव और पिग फैट यानी कि गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया जाता था। हालांकि देखा नहीं था किसी ने कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप किया गया, बस एक क्या था कि रूमर था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। सेकंड क्या करोगे, सेकंड करोगे इसमें जो बोन्स पाउडर, ठीक है, बोन्स पाउडर, ठीक है। तो जो बोन्स पाउडर, तो ये जो काव और पिग फैट की बोन्स का जो पाउडर होता है, उन्होंने बोला, मतलब इंडियंस की ये सोच थी कि हो सकता है उन्होंने जो है इसको आटे में मिला दिया हो। तो जो हम मार्केट से जो आटा खरीदते हैं तो हो सकता है उस आटे में इनकी बोन्स का पाउडर मिलाकर उसमें मिक्स कर दिया हो, ताकि हम अपने धर्म से बिल्कुल अलग हो जाएं और वो हमें क्रिश्चियन बना दे, ठीक है। उसके बाद में ये रिफॉर्म्स भी कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में ये रिफॉर्म्स भी कर रहे थे। तो रिफॉर्म्स में क्या आ जाएगा, जैसे एजुकेशन आ जाएगी, इंग्लिश एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन आ जाएगी। तो इसमें क्या करोगे, जगह जगह स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए गए थे, यूनिवर्सिटीज ओपन की गई थी, स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप उसमें 3 से 4 पॉइंट बना दो कि मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी देना चाहते हो, जैसे सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे उन्होंने। सोशल रिफॉर्म्स में क्या आ जाएगा, रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स जो है, जैसे सती सिस्टम को विडो रीमैरिज का एक्ट पास कर दिया गया था। आप ये वाले पॉइंट भी इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें कि गांधी जी ब्रोडेंट द बेसिस ऑफ द नेशनलिज्म इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बताना है कि गांधी जी किस तरीके से जो एक से बढ़कर एक जो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो उन्होंने सबसे पहले चलाया था। यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट के बाद फिर गांधी जी ने 1920 में क्या किया था, इनको चलाया था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहां पर देख लेते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाया। तो कैसे व्यापक बनाया, कैसे उसको डिफाइन किया, ये बताना है आपको। गांधी जी ब्रोडेंट द बेसिस ऑफ द नेशनलिज्म इन द, नेशनलिज्म क्या होता है बच्चे, नेशनलिज्म होता है
अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू द नेशन, कि अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, जो कि सोल्जर्स में कूट कूट कर पहले भर्ती जाती है उनके ट्रेनिंग के टाइम में, है ना। तो गांधी जी ने ना सिर्फ ये तो मतलब सोल्जर्स तो चलो अब की बात है, पहले लोगों के, हर एक भारतीय के मन में ये बिठाना, ये उनके दिलो दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी था कि उनको जो कुछ करना है अपने देश को सोच करके करना है ना। तो गांधी जी ने इसके लिए क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। कब चलाया बच्चे, 1920 में, ठीक है। और 22 में तो आपको पता ही है कि ये इसको कॉल ऑफ कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है असहयोग आंदोलन। इसका मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि अब हमें उनका किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं करना। अब जितने भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स में जो ऑफिसेज में काम किया करते थे, तो उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, उसको रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया। तो स्कूल कॉलेजेस जो हैं, जैसे स्टूडेंट ने क्या किया था, स्टूडेंट ने, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, ये जाना बंद कर दिया था, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था। शॉपकीपर्स ने क्या किया था, शॉपकीपर्स ने, मतलब आप इसको कह सकते हो कि बॉयकॉट, हर जगह पर बॉयकॉट किया जा रहा था, ठीक है। और जितने भी उनके घरों में जो विदेशी सामान थे, जो फॉरेन गुड्स थे, उनको निकाल करके और उनके एक पिरामिड से बना करके उनको आग लगा दी जाती थी, मतलब उनको जला दिया जाता था। तो हर तरीके से गांधी जी ने कहा कि देखो, मैं जो, ठीक है, मैंने मूवमेंट तो लॉन्च कर दिया, लेकिन ये मूवमेंट तभी सक्सेस होगा जब आप इसे पार्टिसिपेट करोगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप इसमें कर सकते हो कि रिजाइन दे दिया, ठीक है, स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया। शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने अपने जो है वो शॉप्स जो है वो बंद कर दी थी, ठीक है, उनके सामान को खरीदना बेचना बंद कर दिया था। उसके अलावा जो रेलवे वर्कर्स थे, ठीक है, उसके अलावा जो रेलवे वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, रेलवे वर्कर्स ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी कि अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे उनका जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, ठीक है। अब इस वजह से गांधी जी ने खुद अपने एक बायोग्राफी में लिखा है, ठीक है, कि जब वो साउथ इंडिया में थे, कि इंडियन जो है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स तभी तक इंडिया में सर्वाइव कर पा रहे हैं जब तक इंडियंस उसका साथ दे रहे हैं, है ना। तो जिस दिन भारतीयों ने ठान लिया कि हमें किसी तरह से उनको कॉपरेट नहीं करना है, उस दिन 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने 4 पॉइंट बता दिए हैं, तो इसके अलावा आपको कोई और पॉइंट आता है तो आप उसको भी लिख सकते हो। अब आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे, है ना। एक्सप्लेन द फिलॉसफी एंड द टीचिंग ऑफ द गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव की टीचिंग्स के बारे में बताना है, तो इसमें क्या करोगे आप, पॉइंट्स में लिख दोगे। पॉइंट्स में कैसे लिखोगे, 8 नंबर का है, तो चाहो तो इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो, कितने, मिनिमम जो है वो 10 लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 12 लिख सकते हैं, है ना। इसको पैराग्राफ में लिखना चाहो तो पैराग्राफ, मुझे लगता है कि इसको पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा ये बेटर रहेगा। तो इनकी गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के बारे में बताओगे तो फर्स्ट क्या लिख दोगे, वो निर्गुण भक्ति से बिलोंग करते थे, है ना। पहले तो इनको थोड़ा सा डिफाइन करोगे कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थ है वो ननकाना साहिब, ठीक है, ननकाना साहिब में हुआ था, कब हुआ था, तो ये सारा उनको डिफाइन कर दोगे। गुरु नानक जी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे, ठीक है। दूसरा क्या जाए, ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ठीक है। अब ये जो क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति जो होती है, देखो भक्ति 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में विद एट्रीब्यूट जो है वो वर्शिप किया जाता है, यानी कि डेटीज की मूर्तियों की पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति में सिर्फ उनको मेडिटेट किया जाता है भगवान को, है ना। तो इस तरीके से दूसरा निर्गुण भक्ति को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। दूसरा आपका सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, वो लोगों को जो है वो ब्रदरहुड, इस तरह की, मतलब आप बता दोगे, कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। लोगों के अंदर ना ब्रदरहुड की फीलिंग को इंक्रीज करना चाहते थे, मतलब लोग आपस में भाईचारे से रहे, है ना, किसी के साथ किसी का कोई नफरत, कोई दुश्मनी वगैरह ये ना हो। तो इस तरह की इसमें बातें बता दोगे सेकंड में, ठीक है। और क्या करते थे, लोगों को एक सच्चा और सही मार्ग बताते थे, तो राइट एक्शन पर वो फोकस किया करते थे, ठीक है। राइट एक्शन, कि लोगों को जो है वो राइट एक्शन यानी कि सच कर्म करने चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, और उनका जो कर्म हो ना वो किसी को दुख देने वाला ना हो। इसके लिए चाहे उसको मुसीबतें, उसको मुश्किल सहनी पड़े, लेकिन वो एक सच्चे और अच्छे मार्ग पर चले, है ना। और थर्ड नंबर पर आप कह सकते हो कि गुरु नानक देव जी ने जो है वो पूरी, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी को, बल्कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, ठीक है, सभी को एक यूनिटी में, ठीक है, रहने के लिए उनको बोला। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पॉइंट्स बना करके उसमें लिख दोगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट पर करते हैं कि एक्सप्लेन द बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफिज्म। तो चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हो, चाहे वो आप नीचे वाला कर सकते हो, तो दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है। दोनों में क्या करना है, एक ही करना है। और जैसे इसमें आप गुरु नानक देव में कर सकते हो कि वो जो सिखों के जो 5 वो होते हैं, क्या बोलते हैं, केज होते हैं, है ना, 5K। 5K का मतलब समझते हो, ये 5 केज जो होते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट क्या होगा, इन पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो इनके ये रूल्स होते हैं। जैसे 5K होते हैं, के क से, ठीक है। जैसे कृपाण हो गया, कंगन हो गया, कंघा हो गया, कच्छा हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं, और एक और था, कृपाण हो गया, केश, ठीक है। तो 5 ये उनके रूल्स होते हैं कि जो भी सिख धर्म है, सिख कम्युनिटी है, वो इन 5 रूलों को करेगी, इस तरीके से अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। और क्या करते थे कि अल्लाह जो है, सॉरी, भगवान जो है वो एक है, ठीक है, वन गॉड पर फोकस किया करते थे। जातिवाती जो कास्ट वगैरह होता है, इनको मतलब इनके कास्ट सिस्टम को वो क्रिटिसाइज किया करते थे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आप बता दोगे, कास्टसिज्म, ठीक है, कास्टसिज्म, ठीक है। तो कास्टसिज्म को लेकर क्या करोगे, बता दोगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। एक्सप्लेन द बिलीफ एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफिज्म, ठीक है। सूफिज्म क्या होता है, ठीक है। सूफीज जो होता है बच्चे, सूफिज्म जो है ये इंग्लिश वर्ड है, ये क्या है, आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। और इसका जो उर्दू का मीनिंग है, उसका मतलब क्या होता है, तपस्सुफ, ठीक है, तवस्सुफ, सुफ, ठीक है। तसव्वुफ होता है, तसव्वुफ, एक मिनट रुकना, ठीक है, तसव्वुफ, ये इंग्लिश वर्ड है। सूफिज्म जो है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, तसव्वुफ बोलते हैं, ठीक है, तसव्वुफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है सूफिज्म जो होता है वो रिलीजियस माइंडेड पीपल होते हैं, उनका ग्रुप होता है, ठीक है, रिलीजियस माइंडेड पीपल, ठीक है, रिलीजियस माइंडेड पीपल होते हैं। तो जो धार्मिक विचारों के जो लोग होते हैं ना, तो उनका जो है वो जो सोशल लोग होते हैं, मतलब जो सामाजिक तौर पर जो नॉर्मल लोग रहते हैं, उनसे थोड़े से अलग रहते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग्स होती है वो पर्टिकुलरली गॉड के पर्सपेक्टिव से होती है। मतलब वो हमेशा उनके दिमाग में ना गॉड के बारे में चल रहा होता है कि किस तरह से हम दुनिया को एक सही अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपना तो वो ठीक है, अच्छा कर ही रहे हैं, अपना जीवन तो अच्छा बना ही रहे हैं, साथ साथ में अपनी प्रीचिंग से, अपने उद्देश्यों से लोगों को एक सही और सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सूफिज्म क्या था, रिलीजियस माइंडेड पीपल का एक ग्रुप होता था जिसको सूफिज्म कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करते थे, जब भी अपनी प्रीचेस दिया करते थे लोगों को, तो जो भी कुरान में लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, उनमें अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके लोगों को बताया करते थे। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग वेद पुराणों को पढ़ते हैं, तो वेदों में बातें लिखी हैं, ठीक है, वो ब्राह्मणों ने पढ़ी, ठीक है। ऐसे ही जो साधु संत होते हैं ना, वो बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें लोगों को जब उनको ज्ञान देना होता है, तो उनमें अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर देते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल्स के थ्रू वो लोगों को बताते हैं। तो ये लोग कौन होते थे, जो कुरान में लिखी आयतें होती हैं, उनमें अपने एक्सपीरियंसेस या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू लोगों को बताया करते कि इस तरह से तुम्हें अपना जीवन अच्छा करना है ना। और इसके अलावा क्या करते थे, ये जो सूफिज्म है, तो इनके जो सूफीज होते हैं, तो आपको भी पता है कि जो इंडिया में चिश्ती जो समुदाय था वो सबसे पहले आया था, मतलब सूफिज्म को लेकर के। और इस तरीके से वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताते हैं, किस तरह तुम्हें अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अच्छा करना है। ये क्या कर दोगे, सारे इसने जो भी मुस्लिम जो रिलीजन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो सारा इसमें डिफाइन कर दोगे, ठीक है ना। तो सूफिज्म प्रैक्टिस इन द बिलीफ, तो ये क्या करते थे, कव्वालियों से, ठीक है, और इनसे ये जो आपके वो होते थे, इनको कलंदर, ठीक है, इनको मलंग, ठीक है, इनको हैदरीज, ठीक है, इनको ये भी कहा जाता था, है ना। लोग दूर दूर से इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे, ठीक है, इनके आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। इनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में क्या आती थी, खुशियां आती थी। इस तरीके से आप 7 to 8 पॉइंट्स उसमें लिख दोगे, ठीक है, लेकिन आपको हेडिंग बनाकर उनको डिफाइन करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल थ्योरी ओनली द क्षत्रिय कुड बी किंग। ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहती है, ये जो ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मशास्त्र थे, ठीक है, ये दोनों एक ही है, ठीक है बच्चे, ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म शास्त्र,
ठीक है, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि क्षत्रिय ही क्या हो सकता है, किंग हो सकता है। इसके अलावा 3 कैटेगरी जो होंगी उसमें से कोई राजा नहीं बन सकता। ना तो कोई ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय तो हो गई, ना कोई वैश्य और ना कोई शूद्रा। तो इन तीनों में से ही कोई राजा नहीं बन सकता है अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ठीक है, बट इसमें क्या बताया, हाउ द सेवरल रूलिंग लाइनेज, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो क्षत्रिय ना होकर के किसी अदर कास्ट से थे। अब इसमें वो एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स देने हैं, जैसे मौर्यास थे। ठीक है, जैसे मौर्यास थे, तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बताता है कि ये लो ऑरिजिन थे। ठीक है, ये क्या थे, लो ऑरिजिन थे। ठीक है, लेकिन इन मौर्य के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि ये लोग क्या थे, ये लोग क्षत्रिय थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। इसके अलावा सातवाहन डायनेस्टी जो थी, ठीक है, इसके अलावा सातवाहन, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी तो थी, उनका जो एक बताया गया है, उनका जो कास्ट बताई गई है वो क्या थे, बाय कास्ट क्या थे, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, वो क्या थे बच्चे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर ब्राह्मण थे। ये मौर्य जो है वो ये बताते हैं कि ये लो ओरिजिन थे, जबकि वहां पर बताया गया कि ये क्या थे, ये जो है वो क्षत्रिय थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, इसके अलावा हम बात करें आपके जो कुशानास रूलर थे, है ना, या फिर हम बात करें कण्व डायनेस्टी थी, हम बात करें किसकी, शुंग डायनेस्टी थी, तो ये अदर कास्ट से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, तो अदर कास्ट से आप क्या कर दोगे, अदर कास्ट में सारा लिख दोगे। ठीक है, अदर कास्ट में ये पूरा का पूरा लिख दोगे कि कौन किससे बिलोंग करता था। तो 2-3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। तो इस तरह के एग्जांपल्स दे करके आप अपने आंसर्स को और ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कुशानास थे, ठीक है, और जैसे आप क्या कर दोगे, कुशाना रूलर्स थे, और इसके अलावा जो आउटसाइडर थे, ठीक है, जो मलेच्छास बोला जाता था जिनको, ठीक है, मलेच्छा किसको बोला जाता था, जो संस्कृत पढ़ने लिखनी बोलनी नहीं जानते थे, है ना, लेकिन वो भी राजा बने। ठीक है ना, वो भी राजा बने। तो इस तरीके से क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गिवन द डाइवर्सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर हैव बीन the populations in the early state whose social practice were not influenced by the brahmanical ideas। तो ऐसे आपको बताना है जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे, कि हम नहीं मानते हैं ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस को, हम नहीं मानते हैं जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उनमें जो भी लिखी हुई बातें हैं हम उनको नहीं मानते हैं। तो ऐसी कैटेगरीज जो है उनको अलग रखा गया था। तो वो कौन सी कैटेगरी थी उसके बारे में बताना है। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं निषादास की। ठीक है, निषाद की। तो निषाद कौन होते थे, निषाद होते थे स्वर्णकार होते। ठीक है, स्वर्णकार। ठीक है, स्वर्णकार कौन होते थे, गोल्डस्मिथ होते थे। ठीक है, वो कौन होते थे, गोल्डस्मिथ होते थे। तो निषाद हो गए, ये जो आपके हो गए क्या बोलते हैं इसके, स्वर्णकार हो गए। ठीक है, और इसके अलावा नाथाज हो गए। ठीक है, इसके अलावा कौन हो गए, नाथाज हो गए। ठीक है, और जोगी हो गए। ठीक है, जोगी। ठीक है, नाथा हो गए, जोगी हो गए। ठीक है, और क्या करोगे, इसमें आपको बताना है कि वो लोग जो इनके बनाए हुए रूल को नहीं मानते हैं और क्या करेंगे, भाई तुम्हें अगर राज्य में रहना है तो तुम्हें ये रूल्स मानने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि चलो हम राज्य में रहते ही नहीं है, तो वो जंगलों की तरफ निकल गए। हालांकि इनकी भक्ति कुछ अलग तरीके से थी। तो ये जो नाथू जोगीज थे ये भी इनके आइडियाज को नहीं मानते थे। हालांकि ये जो नाथू जोगीज हैं इनका रिलेशन आपके भक्ति सूफी मूवमेंट से है, लेकिन ये भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये भी कैटेगरी थी जो कि ब्राह्मणों के द्वारा इनको डिप्राइव किया हुआ था, यानी कि इनको असाइड किया हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो गिवन द डाइवर्सिटीज, तो ये तो 4 जो वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो शूद्र कैटेगरी में अनटचेबल्स भी थे, है ना, चांडाल्स भी थे। ठीक है, तो देयर हैव बीन द पॉपुलेशन इन द अर्ली स्टेट। तो पहले आपको ये डाइवर्सिटी डिफाइन करनी है, चारों कैटेगरी को डिफाइन कर देना, किसका क्या काम था ये भी डिफाइन कर देना। हु सोशल प्रैक्टिसेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस। तो वो आपको अब इनके बारे में ऐसे लिखना है कि जो निषाद जाति के लोग थे ये जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे। ठीक है, फॉरेस्ट एक्टिविटीज किया करते थे और ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल को नहीं मानते थे। इसके अलावा जो स्वर्णकार होते थे, गोल्डस्मिथ होते थे, वो चारों कैटेगरी में किसी में फिट नहीं होते थे, तो इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई। तो इनको एक अलग ही जो है वो कास्ट में रखा गया था, इनको बता दोगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ये होंगे आपके जो थिंकर्स आएंगे, है ना,
कौन आएंगे, जैनिज्म आएगा, बौद्धिज्म आएगा, ये भी ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल को क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। साथ में अगर आप कर सकते हो कर्नाटका तमिलनाडु में बसवन्ना था, ठीक है, या फिर आपका ये नैनार अल्वराज थे, हालांकि ये उसमें आएंगे, आपके भक्ति सूफी मूवमेंट में आएंगे, लेकिन आप इसको एंशंट इंडिया में काउंट कर सकते हो कि वहां पर भी ये लोग ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल्स को क्रिटिसाइज किया करते थे। तो इस तरीके से आपका काफी बड़ा आंसर ये बन जाएगा। एग्जामाइन द साइलेंट फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में क्या किया गया था, लागू किया गया था। व्हाई डिड ब्रिटिश एक्सपेक्ट दिस रेवेन्यू सिस्टम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ऐसा क्यों लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट से वो अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा ला सकते थे, उनकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती थी। तो ये आपको डिफाइन करना है। तो परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में लागू किया गया था कब, 1793 में। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल में लागू किया था। तो इनको ऐसा क्यों लगता था कि यहां से हमारे पास रेवेन्यू अच्छा आ सकता है अगर हम परमानेंट कर दे तो। देखो इससे पहले क्या होता था कि जब वो बंगाल में 1757 से, जब आपको पता है कि ये बैटल ऑफ जो प्लासी हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, तो प्लासी का जो बैटल हुआ था, इसी की वजह से इनका ब्रिटिशर्स का बंगाल पर रूल स्टैब्लिश हो गया था, है ना। तो यहां से बंगाल में अपनी अर्निंग को किस तरह से ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब इन्होंने काफी टाइम तक सोचा, काफी टाइम पास मतलब निकल चुका था, और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था ना, वो फ्लक्चुएट हो रहा था। फ्लक्चुएट का मतलब समझते हो कि ना तो उनके पास रेवेन्यू कभी ज्यादा आ रहा था, कभी कम आ रहा था। तो अब इनको ऐसा अमाउंट चाहिए था, एक फिक्स अमाउंट चाहिए था, जिसकी वजह से हमारे पास फिक्स में आता रहे, ऊपर से चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो काफी सोचने के बाद ये एक मीडिएटर बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, जमींदार बोला जाएगा। जिसको क्या बोला जाएगा, जमींदार। अभी जो जमींदार होते थे वो कौन होते थे, वो हेड होते थे, यानी कि गांव के मुखिया होते थे, क्योंकि एक जमींदार के अंडर में करीब करीब 400 विलेजेस आया करते थे। तो अब ये देखो, इतने विलेजेस का जो कलेक्शन होता था, पहले अकेला जमींदार ही रखता था, ठीक है। अब बहुत सोचने के बाद ये कहते हैं कि यार जमींदार को बीच में से पकड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, यही वो पर्सन है जो कि हमें कलेक्शन करके दे सकता है, क्योंकि हम तो जानते नहीं है इंडिया में किसी को, ठीक है। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो जमींदार को क्या किया गया, जमींदार को मीडिएटर बनाया गया, और जमींदार को बोला गया कि देखो हम तुम्हें कमीशन देंगे, ठीक है, हम तुम्हें सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, जो भी कुछ होगा, बदले में तुम ऊपर से चाहे कितना भी लो, बस हमें एक फिक्स अमाउंट में दे दो, ठीक है। तो जमींदार ने ठीक है, डन हो गया। तो इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के लागू होने के बाद जमींदार फार्मर से क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिया करता था, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक तो ठीक ठाक से चलता रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि फसलें खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से फार्मर्स जो होते थे, पीजेंट्स होते थे, वो जमींदार को पे नहीं कर पाते थे। अब जब जमींदार पे नहीं करेगा, फार्मर पे नहीं करेंगे, तो जमींदार आगे कैसे पे करेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर इन्होंने जमींदार के ऊपर भी लगाम लगाना स्टार्ट कर दिया, और फिर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ इंपोज कर दिया, जिसको सनसेट लॉ कहा जाता है ना। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इनको रोकने के लिए ये परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, कि एग्जाम्पल आप भी दे देना। जैसे एक सैलरी होती है ना, वो पर मंथ फिक्स आती है, ठीक है। जैसे आपके पापा की सैलरी है, ठीक है, मतलब कुछ भी सैलरी है, वो एक फिक्स अमाउंट में आती रहती है ना। और एक वो होता है, जैसे कोई वर्कर हो गए या कोई जो हो गए वो आपके लेबर होते हैं, तो उनको डे टू डे वेजेस मिलती है ना। तो उनको जैसे काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, उनको वेजेस दे गए, ठीक है। जिस दिन वो काम अच्छा कर लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा पैसा मिल जाता है, कम करते हैं, छुट्टी कर ली, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, है ना, उनके पास एक फिक्स अमाउंट नहीं आया, जिसकी वजह से वो अपनी जो भी उनके घर के खर्चे होते हैं, तो उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसके पास फिक्स सैलरी आ रही है, तो वहां पर क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, इतना पैसा बच्चों की फीस में गया, इतना पैसा जो है वो शॉपिंग में गया, इतना मेडिसिन में गया, इतना यहाँ पर ये किया, तो वो खर्चे पहले ही फिक्स हो जाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें से बचाना भी होता है ना। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसमें से कुछ सेविंग्स जो है वो करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसे ही इनके पास था कि अगर परमानेंट आता रहेगा इनके पास रेवेन्यू, तो उसमें से वो कुछ सेव भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रॉमिस करके आए थे कि हम तुम्हें ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में ला कर देंगे, और ज़्यादा जो है ज़्यादा उनको प्रॉफिट देने का जो प्रॉमिस करके आए थे उसको फुलफिल करेंगे। तो बस यही सब रीज़न लिखने हैं उसमें, है ना।
चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन द सांथाल्स केम टू बी सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल एंड व्हाई डिड दे राइज इन रिवोल्ट इन 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बताया गया कि एक्सप्लेन हाउ द सांथाल्स टू सेटल इन द फुट हिल्स। अब देखो सांथाल्स कब आए थे, सांथाल्स आए थे 1800 में, ठीक है। सांथाल्स कब आए थे, ये आए थे 1800 में, ठीक है, 1800 में आए थे। तो 1800 में ये राजमहल हिल्स के पास आते हैं, तो उससे पहले राजमहल हिल्स पर यहाँ पर ना ये कौन रहते थे, पहाड़िया लोग रहते थे, ठीक है। और जब ये सांथाल आते तो यहाँ पर ये क्या करने लग जाते हैं, प्लेन एरिया में रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनके ये सांथाल्स थे और ये यहाँ पर पहाड़ियास थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे इन्होंने पहले पहाड़ियास को बोला कि तुम जो है वो कल्टीवेशन करो, ठीक है। कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारा भी फायदा होगा, थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमें भी दे देना, तुम ऐसे करना है वैसे करना है। पहाड़ियों ने तो मना कर दिया, लेकिन जब ये आते हैं सांथाल्स आते हैं तो इनको क्या करते हैं, अब इनके ऊपर वो नजर डालेंगे, मतलब इनको वो अब यूज करने लगेंगे। तो इन सांथाल्स को बोला जाएगा कि हम तुम्हें ना मतलब हमारी तरफ से तुम्हें लैंड ग्रांट की जाती है। तो जमींदार, जोतेदार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको जो जमीन दी जाती है रहने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, दामिन ए को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दामिन ए को, ठीक है, दामिने को कहा जाएगा। तो जहां पर ये सांथाल्स आकर रहेंगे तो उसको दामिने को कहा जाएगा। यहीं पर ये जो लैंड होगी, यहीं पर ये क्या करेंगे, कल्टीवेशन भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। यहीं पर इनका रेजिडेंशियल एरिया होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके, ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पर कल्टीवेशन करेंगे। तो धीरे धीरे अब पहले जो थोड़े थोड़े ग्रुप में लोग रहा करते थे, अब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। ना सिर्फ एक गांव बल्कि उसमें 400-500 गांव बन जाएंगे। अब इनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने लगी और ये एग्रीकल्चर में बिजी रहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार ये अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, इनके पास अच्छा खासा अनाज भी, अब प्रोडक्शन भी आ रहा है, तो क्यों ना इनके ऊपर थोड़ा सा ये जो अमाउंट है, ये जो हमारा रेवेन्यू है, इसको इंक्रीज कर दिया जाए। एक बार कर दिया, फिर दोबारा इनके मुंह में पानी आ गया कि यार फसल तो बहुत अच्छी हो रही है ना, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और प्रोडक्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं, इनके ऊपर और ज्यादा इम्पोज कर दिया। तो इस तरीके से वो हाई इम्पोजिशन की वजह से सांथाल जो है वो डे बाय डे इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और कहते हैं ना कि जब सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर वो गुस्से के फॉर्म में निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, सांथाल्स ने रिबेल स्टार्ट कर दिया, है ना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, मनी लैंडर्स के खिलाफ, साहूकार, जोतेदार जो थे उनके खिलाफ में रिबेल कर दिया, ठीक है। और गांव जो साहूकार वगैरह थे, तो गांव के पीजेंट्स जो हैं वो मिल करके उन्होंने क्या किया, जो साहूकार थी उनसे बही खाताज की डिमांड करी कि बही खाता लेकर आओ, जहां पर तुम्हारा जो है वो पूरा रिकॉर्ड लिखा रहता है, हमारे द्वारा जो हमसे जो साइन तुमने करवाए थे, अंगूठा लगवाया था। नहीं मना करते तो उनको मारते। तो उनसे जो अकाउंट बुक छीनी उसको जला दिया गया, साहूकारों के घर भी वगैरह भी जला दिए गए। तो इस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा इस रिवोल्ट में क्या होता है, वायलेंसी होती है। तो अब ये भी समझ गए थे कि अब ज्यादा दिन जो है वो हम इन पर जो है रूल नहीं कर सकते। हालांकि इसको रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था, ठीक है, सप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था। इस पर एक कमेटी बिठाई जाती है कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ। तो जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि ये इस वजह से हुआ था क्योंकि इनके ऊपर इनजस्टिस काफी ज्यादा बढ़ गया था, रेवेन्यू बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया गया था। ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन में लिख दोगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे। किसान बस्तियों का बसना उजड़ना, ठीक है, तो ये आप हिंदी या इंग्लिश में अच्छे से पढ़ करके बता दोगे, ठीक है। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, बहुत इजी है बच्चे, इसमें तो आप क्वेश्चन को फाइंड करके ही लिखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर देना ताकि आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सको और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ भाई तुम्हें इसकी नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने ई सेक्शन पर जो कि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, ये जो मैप बेस दिया हुआ है, कालीबंगा को, एक विकसित कालीबंगा को आपको लोकेट करना है, भरौत को लोकेट करना है, ठीक है। उसके बाद अजमेर को या फिर विजयनगर को, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका ए और बी दो दिया होगा। 1857 का रिवोल्ट हर बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो ये दो चीजें तो आपको मैप से बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है, दो चैप्टर्स में से। एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, ठीक है, ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स, और दूसरा 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊं मैप का जहां से आ सकता है, तो वो होगा आपका गांधीन एरा से, ठीक है, मतलब कि गांधी जी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं मैप की तरफ, ठीक है, अब हम चलते हैं मैप की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, कालीबंगा को लोकेट करना है, ठीक है, क्या करना है, कालीबंगा को लोकेट करना है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना।
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कालीबंगा, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे? कालीबंगा। तो आपको क्या करना है? कालीबंगा को लोकेट करना है, ठीक है? ये रहा कालीबंगा। सेकंड है आपका भरोत, और फिर अजमेर या फिर विजयनगर में से जो अच्छी तरीके से आता है उसको कर देना। ये क्वेश्चन जो कैरी करेगा वो आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है? तो पहले हम वो करेंगे कालीबंगा और भरोत, ठीक है? चलिए, तो ये रहा मैप आपका, ठीक है? ये है क्या? मैप। तो कालीबंगा कहाँ पर है बच्चे? राजस्थान में, ठीक है? कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये आपका पूरा जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये क्या है आपका? राजस्थान, और कालीबंगा को यहीं पर शो कर दोगे, ठीक है? ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको लोकेट करना है, ठीक है? तो कालीबंगा हो गया। उसके बाद क्या है? भरोत। भरोत क्या है? एक स्तूपा है, ठीक है? अभी उसमें क्वेश्चन में देखा था ना कि भरोत क्या है? एक बुद्ध स्तूपा है, ठीक है? बौद्ध स्तूपा है। तो ये जो भरोत है वो कहाँ पर है बच्चे? वो है आपका एमपी में, ठीक है? वो कहाँ पर है आपका? एमपी में। तो यहाँ पर क्या कर दोगे? भरोत है यहाँ पर, ठीक है? भरोत, ठीक है? ये क्या है? स्तूपा है, राइट? ये कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है? ये कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद आपका विजयनगर दिया हुआ है ना? उसके बाद क्या है आपका? विजयनगर दिया है। तो ये जो कर्नाटक वाला जो पूरा एरिया है ना? कर्नाटक वाला, ये कर्नाटक तमिलनाडु, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है आपका? पूरा का पूरा, ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा क्या है? विजयनगर एम्पायर, ठीक है? ये क्या है आपका? विजयनगर, ठीक है? विजयनगर एम्पायर। ठीक है? ये विजयनगर हो गया। अब क्या करना है? अब हमें ये और ये, ठीक है? यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमें ये करना है कि ये है आपका 1857 के रिवोल्ट का। तो ये यूपी में कौन सा? अवध, ठीक है? हम यहाँ क्या कर देंगे? ये सॉरी, ये यूपी नहीं है, मैं थोड़ा सा मैप को नीचे करती हूँ। हाँ, ये आपका यूपी है, ठीक है? और ये आपका बिहार है। बिहार से कौन लीड कर रहे थे? आरा बिहार से राजा कुंवर सिंह। तो ये क्या है आपका? बिहार है, ठीक है? आरा बिहार। तो आप इसमें लिख दोगे आरा बिहार, ठीक है? आरा है ये, आरा, ठीक है? और यहाँ से कौन लीड कर रहे थे? राजा कुंवर सिंह, ठीक है? हालांकि पूछा नहीं गया, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? दूसरा ये क्या है आपका? राजस्थान है, ठीक है? सॉरी, गुजरात है। तो गुजरात का ये कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में 7th बटालियन ने, ठीक है? अहमदाबाद में 7th नंबर की जो बटालियन थी वो अहमदाबाद से स्टार्ट करती है। वैसे तो नाम कहीं भी अहमदाबाद का नहीं सुना होगा आपने, लेकिन 7th बटालियन जो थी उन्होंने इस रिवोल्ट को अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है? और बच्चे अभी आपका जस्ट एग्ज़ाम, आपका ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है ना? तो बोर्ड एग्जाम भी आएगा, पहले आपका प्री बोर्ड होगा, फिर बोर्ड एग्जाम आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर आपका सीयूटी का एग्जाम भी आएगा। तो सबसे पहले इन तीनों ही एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। फिर उन सारे सिलेबस को एक बार कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर उसमें से रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली है कहाँ पर? ये तीनों चीज़ें मिलने वाली आपको अड्डा 24/7 के महापैक पर, ठीक है बच्चे? कहाँ पर? महापैक पर। तो आपको गूगल पर क्या करना है? अड्डा 24/7 टाइप करना है, ठीक है? क्या टाइप करना है बच्चे? अड्डा 24/7। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है? देखो बच्चे, बात ये नहीं है कि मुझे हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना है या 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। हमें हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, हमें हर तरीके से टॉप करना है। हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल लेकर आने हैं। तो ये फुल आउट ऑफ फुल, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका फाइनल बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम हो, तो इसमें आपके दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, बोर्ड प्लस आपका CUET एग्जाम, ठीक है? तो इसके लिए अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के हो ना, तो प्योर हिंदी मीडियम में भी क्या करना है आपको? प्योर हिंदी मीडियम में भी आपको इस तरीके से, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला भी है, तो आपको क्या करना है? CUET का आर्ट्स वाला पैक लेना है, ठीक है? तो आर्ट्स पर हमने क्लिक किया। आपके चाहे कोई साइंस स्ट्रीम से भी कोई फ्रेंड होंगे या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से भी होंगे, तो आप उनको भी बता सकते हो। एक कूपन कोड मैं दूंगी, तो इससे कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो तो उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इस महापैक पर जाना है। तो महापैक पर जाएंगे हम, ठीक है? इसमें क्या करेंगे? आपको इस महापैक में सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा फीचर मैं बता दूं कि इसमें सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिंगल बैचेस जो है महापैक वालों की जो क्लासेस हैं वो लगातार CUET के एग्जाम तक चलती रहेंगी। उनकी क्लासेस रुकेंगी नहीं, लगातार
वो एक बार दो बार नहीं बल्कि वो 4 से 5 बार जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एक अच्छी प्रैक्टिस लेकर जाएंगे वो लोग महापैक वाले। इसलिए मैं कहती हूँ जो अगर आपको कोर्स ही परचेज करना है तो आप महापैक कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा दिया जाएगा आपको, है ना। तो कहीं से आप स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको यहीं पर दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, PDF, नोट्स, ठीक है, ई बुक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपके PYQs, आपके मॉक टेस्ट, सारी चीज़ आपको इसी में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको Y489 कूपन कोड यूज करना है। ये चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। अब ये महापैक आपका कितने का हो गया है, 9129 का, है ना, 9129 का। जल्दी से जाओ बच्चे, इतना टाइम नहीं रहा है, फिर ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए फिर बाद में आपको पछताना पड़े। फिर आप कहोगे कि अब पछताए क्या, होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं अपने आप से आपको ये ना बोलना पड़े। इसलिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब की बार जो CUET 2024 एग्जाम है वो आपका बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। बहुत सारे इसमें जो है कैंडिडेट रजिस्टर करने वाले हैं, करीब करीब 25 लाख स्टूडेंट होंगे। एक थोड़े थोड़े नंबर से आप आगे पीछे रह जाओगे तो फिर बाद में वो रिग्रेटिंग वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो आइए हमारे साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके जाइए, जिससे कि आप दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।